जब उम्मीदवारी तय करने की बात हो रही थी, कांग्रेस के अंदर कई दावेदारों के स्वर उठ रहे थे, या फिर जो गुटबाजी खत्म करने हैं या उसको उसको ज्यादा हवा ना मिले, इसलिए आपका नाम। विधानसभा से भी नीचे के जो चुनाव होते हैं पंचायत, तो उसमें भी कई दावेदार होते हैं। तो कैसे देखते हैं उनकी जो दावेदारी आपके साथ में? उन्होंने घोषित किए हैं, वो दोनों जीतने की स्थिति में हैं। अब ये कितनी समझदारी दिखाते हैं वो बात अलग है। समझदारी तोड़फोड़ में ज़्यादा दिखाते हैं। ये व्यवस्थाएं करें, कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस तैयार है, एकजुट है। हिंदुस्तान की सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, किसी तरह का रोजगार नहीं मिल पाया। हालात रोजगार को लेकर के देश में गंभीर हैं, राजस्थान में भी हालात बड़े गंभीर हैं। सबसे पहला जो स्टेप प्रधानमंत्री का इस पर होना चाहिए था, वो होना चाहिए था कि वो जो है एजुकेशन मिनिस्टर को हटाते पद से। देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, बच्चे आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। क्या कॉकरोच पार्टी का कॉकरोच पार्टी क्या है ये समझ के बाहर है। पहली बात तो बात कर चुके हैं, बहुत सारे दावेदार हैं, नाखुशी होती है, असंतोष होता है। निर्णय जो आलाकमान ने कर दिया उसके बाद में फिर कुछ नहीं है। चुनाव से पहले निश्चित रूप से दावेदारियां करना सबका अधिकार है। हर चुनाव के अंदर कई अनगिनत दावेदार होते हैं। राजस्थान में राज्यसभा सांसद के लिए जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उसमें एक बार फिर नीरज डांगी हैं, उनका नाम सामने यहाँ पर आया है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। नीरज जी हमारे इस बीच हमारे साथ में मौजूद हैं। नीरज जी, किस रूप में देखते हैं ये दूसरी बार उम्मीदवारी? एक रेयर आमतौर पर होता है ऐसा, बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं, और उसमें हाल के दिनों में तो नीरज जी आपका नाम मतलब जिस रूप में निकल कर आया है, क्या कहिएगा? देखिए, इस मौके पे यही कहना चाहूँगा कि राज्यसभा का रेपुटेशन कई पैरामीटर्स को तय करने के बाद फाइनल स्टेज पे आता है, और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, के.सी. वेणुगोपाल जी, तमाम सीनियर लीडर्स का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। और स्टेट लीडरशिप, जिसमें हमारे इंचार्ज रंधावा जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, जूली साहब, भंवर जितेंद्र सिंह जी, तमाम इन लीडर्स का भी मुझे पूरा स्नेह और आशीर्वाद इस मुकाम पर पहुंचने में मिला। मैं शुक्रिया अदा करने के साथ साथ कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार पिछले 6 वर्षों के अंदर एक सांसद के रूप में राज्यसभा सदन में मेरा कार्यकाल रहा, मुझे अनगिनत ऐसे मौके मिले और इन तमाम लीडर्स का स्नेह और मार्गदर्शन भी मुझे प्राप्त हुआ। तमाम उन मुद्दों को उठाया गया जो राजस्थान से संबंधित है या देश हित से संबंधित है। अनगिनत बड़े फैसले उन मामलों को उठाने के बाद सामने आए। सरकार को भी जो है प्रेशर में उन मामलों को संज्ञान में लेना पड़ा और पॉजिटिव रेस्पॉन्सेस पलट करके आए। ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहाँ कोशिश की कि कांग्रेस को कहीं झुकना नहीं पड़े। राजस्थान में अगर मुझे मौका दिया था उस समय 6 साल के लिए, तो वो तमाम ऐसे मुद्दे हम लोगों ने उठाए जो सुर्खियों में आए, और उसका लाभ जो है जनहित में राजस्थान को और देश को मिला। तो मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों को देख करके कई और समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण भी होते हैं, क्षेत्र के समीकरण होते हैं, संगठनात्मक ढांचे में किस प्रकार से उस व्यक्ति ने लंबे दौर से काम किया हो, एनएसआई, यूथ कांग्रेस, मुख्य धारा कांग्रेस की, संगठन के जो असाइनमेंट्स होते हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ जाकर के किस तरह से काम किया, क्या परफॉर्मेंस हुई, क्या रिजल्ट्स आए। तो इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कर्नाटक और केरला में भी मुझे पार्टी ने मौका दिया था स्क्रीनिंग कमेटी में, एक बेहतरीन परिणाम वहाँ से जब आया निकल करके, तो उसका लाभ भी सीधे तौर पे मुझे मिला। मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा कि पार्टी ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया। मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। जब उम्मीदवारी तय करने की बात हो रही थी, कांग्रेस के अंदर कई दावेदारों के स्वर उठ रहे थे। ज़ाहिर तौर पर उनकी महत्वाकांक्षा भी थी कि हमें भी मिले। ऐसे में नीरज जी का नाम वापस आना, इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, या फिर जो गुटबाजी ख़त्म करने हैं या उसको उसको ज़्यादा हवा ना मिले, इसलिए आपका नाम? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब राज्यसभा का चुनाव हो, या मैं तो कहता हूँ कि विधानसभा से भी नीचे के जो चुनाव होते हैं पंचायत, तो उसमें भी कई दावेदार होते हैं। और एक पद के लिए जब अनगिनत दावेदारियां आती हैं और उन दावेदारों के अंदर सक्षम लोग भी होते हैं, ये भी माना जाता है कई बार कि किसी व्यक्ति को का चयन कर लिया है, उससे भी बेहतर और भी दूसरे भी लोग होते हैं। लेकिन
चयन प्रक्रिया जैसे मैंने बताया कि अनगिनत पैरामीटर्स को क्रॉस करने के बाद में एक फैसला सामने आता है। ऐसे में बहुत दिग्गज नेताओं के भी निश्चित रूप से नाम राजस्थान, कर्नाटक और अन्य प्रदेशों से आए और उनमें ये एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की कि सीनियर लीडरशिप और उस प्रदेश के लीडरशिप का क्या सोचना है उस नाम के लिए। उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, तमाम पैरामीटर्स पर मंथन करने के बाद में, नीचे के स्तर से रिपोर्टिंग्स लेने के बाद में, कार्यशैली की बात करें तो उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में फैसला होता है। ऐसे में पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं ऑनर्ड महसूस करता हूँ। आपने कहा कि बहुत राज्यसभा में काम हुआ है, कई राजस्थान के कई काम आपने, कई बड़े बड़े फंड हैं वो विधायकों को दिए हैं। पायलट साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने कहा बड़ा फंड दिया है। सोशल मीडिया में लगातार ये चर्चा ये थी कि कल बहुत सारे नेता वहाँ पे मौजूद थे, पायलट साहब नहीं थे। क्या आधिकारिक रूप से आपकी कोई बातचीत उनसे हुई? जी, मैं ये कहना चाहूँगा पायलट साहब के वहाँ पे जो चर्चा रही उसमें वो जयपुर में नहीं थे, इस वजह से उनका आना नहीं हुआ। और चूँकि 5 तारीख का चूँकि हम लोग हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं तो ये ऐसे मामलों के अंदर मुहूर्त भी देखे जाते हैं। मुहूर्त मेरा 5 को ही आ रहा था, 6 का दिन मेरा ठीक नहीं था और 7 तारीख को संडे था, तो मैंने इसको लास्ट तक ले जाना उचित नहीं समझा। सभी से बातचीत करने के पश्चात ये तय हुआ कि हम 5 को ही नॉमिनेशन भरें। मुझे और भी खुशी होती, पायलट साहब भी होते, लेकिन वो मौजूद नहीं थे जयपुर में इसलिए, लेकिन उनका भी पूरा सहयोग मुझे राज्यसभा के दौरान मिला। उनसे मिलना और जुलना, उनसे जो चर्चा रही उस दौरान, तो बहुत पॉजिटिव उनका रोल रहा और कहीं ना कहीं उनका पूरा सहयोग मुझे यहाँ राज्यसभा के चयन के वक्त मिला। तो एक तरह से तय लगभग निर्विरोध सा होगा अगर कोई नया नॉमिनेशन नहीं होता आपका और अलका जी का और सतीश जी का, तो कैसे देखते हैं उनकी जो दावेदारी आपके साथ में? देखिए, इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ जिस तरह की हैं, जो नंबर गेम है ये, उस नंबर गेम के हिसाब से अगर देखते हैं तो एक तरफा सा चुनाव है दोनों पार्टीज़ के लिए। 2 उनके उम्मीदवार जो उन्होंने घोषित किए हैं वो दोनों जीतने की स्थिति में हैं और यहाँ से मेरी उम्मीदवारी कांग्रेस से तो ये जीतने की स्थिति है। लेकिन 2020 में उन्होंने एक एडिशनल कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा था और उनको हार का सामना करना पड़ा था। नंबर गेम तब भी था, नंबर तब भी समझ में आ रहे थे, आज भी समझ में आ रहे हैं। अब ये कितनी समझदारी दिखाते हैं वो बात अलग है। समझदारी तोड़फोड़ में ज़्यादा दिखाते हैं ये। देश के हालात जिस तरह से बने हुए हैं, सरकारों को गिराना, लोकतंत्र की हत्या करना, और किस प्रकार से अभी देबाशीष सामंतरे जी का नॉमिनेशन आप सोच सकते हैं, जो उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी से आई है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बीजेडी से उतार करके, इस्तीफा लेकर के और अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बात को लोग देख रहे हैं, सब जनता जानती है। अब लोग समझ रहे हैं, राजनीतिक हलकों के अंदर चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर गिर चुकी है। तो किसी भी स्तर पर ये लोग अगर चाहेंगे कोई एक और फ्रंट खोलना तो ये अपने व्यवस्थाएं करें, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस तैयार है, एकजुट है, कांग्रेस के पास इनफ नंबर्स है, सभी एमएलएज जो है उनका सबका सहयोग जो है मुझे मिल रहा है और मैं समझता हूं कि हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर चुनाव होगा तो एक तरफा चुनाव होगा। राज्यसभा में इस बार आप पहुंचते हैं, क्या आपने राजस्थान के लिए प्रायोरिटी रखी है, कुछ तय किया आपने, और पिछला कौन सा काम अधूरा रहेगा जिसको आप आगे लेना? देखिए, मैं पिछला जो 6 वर्ष का कार्यकाल था उसमें अनगिनत ऐसे काम थे जो बहुत जिम्मेदारी के साथ में हम लोगों ने सदन के पटल पे रखे। और ईआरसीपी जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है वो मैं समझता हूँ कि वो मैं पहला सांसद था जिसने, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, पहला सांसद था जिसने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद और दूसरे सांसदों ने भी उस पर ध्यान देने की कोशिश की। इसी तरीके से रतलाम रेल लाइन का मैटर था जिसके अंदर राज्य सरकार का जो शेयर था 1250 करोड़ का, अशोक गहलोत जी के समय में वो क्लियर हुआ था, वो खर्च हुआ, लेकिन केंद्र ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो प्रोजेक्ट भी अधूरा अटका हुआ, वो भी मैंने मामला उठाया था। इसके अलावा नेशनल हाईवेज़ के कई इश्यूज़ हैं, अंतर राज्य पेयजल योजनाएं कुछ इस तरह की अटकी हुई हैं जिसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार को उसके अंदर हस्तक्षेप करके और राजस्थान को उसका हिस्सा देने की पहल करनी चाहिए। ऐसे मामले कई उलझे हुए हैं जिनको हमें आने वाले वक्त में उठाने की कोशिश है। मैं जालोर, सिरोही और पाली की बात करूंगा, वहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी समस्याएं आती हैं। कुछ मेजर कोई दिक्कत अगर हो जाती किसी पेशेंट को तो उसको डीसा, पालनपुर, अहमदाबाद की तरफ रुख करना पड़ता है और बड़ा मतलब जो है वहाँ पर बड़े बिल वहाँ पे करने पड़ते हैं। बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस गरीब लोगों को होता है, अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके वो बेचारे वो अपने इलाज
कराने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे मेरी मांग रही थी कि एम्स जैसे अत्याधुनिक जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अगर आएंगे तो उसका बहुत बड़ा लाभ उस क्षेत्र को मिलेगा। मैं आज भी वो मांग रखता हूँ। मैंने सदन में भी इस मामले को उठाया था। आने वाले वक्त के अंदर इन तमाम मुद्दों को, जो बड़े मामले हैं, छोटे इश्यूज भी एमपीलेट के माध्यम से हम लोग अपने स्तर पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। एमपीलेट का एक सीमित दायरा है, एक लिमिटेशन है एमपीलेट की। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी राज्य में मैंने अपना पूरा 100% एमपीलेट लगभग खर्च किया है, जो राज्य का उसका कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिला होगा, ज़रूरतमंदों को उसका लाभ मिला होगा। चूँकि आप यूथ कांग्रेस के पूरे मूवमेंट से जुड़े रहे हैं और वहाँ से ही आपका पूरा जो सार्वजनिक जीवन है शुरू हुआ है। देश में युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती इस वक्त है बेरोज़गारी की, और तमाम मुद्दों को लेकर एक सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू हुई है। अब वो धीरे धीरे पार्टी की ऐसा लगता है कि वो शक्ल ले ले। आज कॉकरोच पार्टी के चीफ हैं, वो आए हुए हैं दिल्ली में। तो मेरा आपसे गंभीर सवाल ये है कि क्या जो राष्ट्रीय ख़ासतौर से विपक्ष की पार्टियां हैं, क्या वो यूथ को उस तरह की नुमाइंदगी नहीं दे पा रही हैं जो इस तरह के मूवमेंट में शामिल हो रहा है यूथ? देखिए, इसमें अनगिनत इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ बेरोज़गारी का मसला है, राहुल गांधी जी ने सदन और सड़क पर इन मामलों को लगातार उठाया है कि बेरोज़गारों को रोज़गार मिलना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार ने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था। वो सिर्फ जो है जुमलेबाजी है, जैसा कि उनके नेता भी कहते हैं। किसी तरह का रोज़गार नहीं मिल पाया। हालात रोज़गार को लेकर के देश में गंभीर हैं। राजस्थान में भी हालात बड़े गंभीर हैं। जहाँ रोज़गार की बात आती है, सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है एजुकेशन फील्ड से, जहाँ पढ़ लिख करके हमारा विद्यार्थी आगे बढ़ करके रोज़गार प्राप्त कर सके। यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, और क्यों ढका जा रहा है पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध को, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पर नीट के पेपर लीक में एनटीए जवाबदार होना चाहिए था, कोई एक्शन नहीं हुआ। कौन अधिकारी उसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहला जो स्टेप प्रधानमंत्री का इस पर होना चाहिए था, वो होना चाहिए था कि वो जो है एजुकेशन मिनिस्टर को हटाते पद से। उसके बाद वो तमाम उन पहलुओं को छूते जिसमें लिप्तता रही इस जो है पेपर लीक के काम को जिसने भी अंजाम दिया। लेकिन देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है उन आत्महत्याओं के पीछे, उसके लिए कोई जिसे कहते हैं कि कोई जवाबदारी तय नहीं की गई है। यहाँ स्थिति ये बनी हुई है कि इनके मंत्री इस तरह का जवाब दे देते हैं, इनके नेता इस तरह का जवाब दे देते हैं कि पेपर लीक तो होते रहते हैं, पेपर लीक होते रहते हैं, यहाँ आत्महत्याएं हो रही हैं। उस पर रोकथाम होनी चाहिए। कॉन्क्रीट एक मॉडल बनना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। जहाँ अशोक गहलोत जी की राजस्थान में सरकार थी, उस समय जो योजनाएं लागू हुई थी, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया जा रहा है, जिसमें अनगिनत फैसले जो है स्वास्थ्य से संबंधित, सड़कों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित थे। तो यहाँ मैं अब उस पर आऊँगा जो आपने प्रश्न किया, कॉकरोच पार्टी का। जो बेरोजगार, जो दिशा जिन्हें नहीं दिख रही है, वो लोग कुछ डाइवर्जन्स हो रहे हैं। कॉकरोच पार्टी क्या है ये समझ के बाहर है, पहली बात तो। और मैं ऐसे दिशा विहीन राजनीति को मैं प्रोत्साहित करूंगा। मैं समझता हूं कि ये वो गलत होगा। किसी को भी इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। सीधे तौर पे जहां राहुल गांधी जी जैसा युवा नेतृत्व मिला हो देश के लोगों को, वहां लोगों को जुड़ना चाहिए, उनसे आम जनता को भी जुड़ना चाहिए, और जुड़ भी रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी की रही, करोड़ों लोगों ने उनका समर्थन किया, जिसका राजनीतिक कोई जुड़ाव नहीं हो, फिर भी वो लोग आकर के उनसे मुलाकात करके उनको समर्थन उन्होंने दिया। तो राहुल गांधी जी सर्वमान्य जो है युवा लीडर हैं, जो नौजवान देश का भ्रमित है, भटक रहा है, उनको एक दिशा देने का काम राहुल जी ने किया है। और आने वाले वक्त में जहां बेरोजगारी की बात है, पेपर लीक की बात है, नीट के पेपर्स की बात है, इन तमाम मामलों को आने वाले मॉनसून सत्र के अंदर हम लोग, चाहे राज्यसभा में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में राज्यसभा में हो, लोकसभा राज्यसभा में हम सरकार को घेरने का पूरा काम करेंगे। एक आखिरी सवाल राज्यसभा के लिए, जैसे कि हम पहले
बात कर चुके हैं, बहुत सारे दावेदार हैं, नाखुशी होती है, असंतुष्ट होता है। कैसे उनको आप देखते हैं और क्या आप मैसेज उनको देना चाहते हैं? देखिए राज्यसभा में जैसे मैंने कहा कि सभी तमाम पैरामीटर्स तय होते हैं, उसी के आधार पे निर्णय होते हैं और निर्णय जो आलाकमान ने कर दिया उसके बाद में फिर कुछ नहीं है। वो कोई ऐसी उस एक बार जो निर्णय आ गया उसके बाद किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं है। सबने सर्वमान्य रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले को स्वीकार कर लिया है। चुनाव से पहले निश्चित रूप से दावेदारियां करना सबका अधिकार है। हर चुनाव के अंदर कई अनगिनत दावेदार होते हैं। यहाँ हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा बहुत बड़ा चुनाव होता है और बड़े चेहरे, बड़े नेता जो बहुत ही परिपक्व राजनीति में हैं, वो लोग दावेदारी करते हैं और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगर किसी राज्य से वो दावेदारी करते हैं, वहाँ से ना मिलता है तो किसी दूसरे राज्य से उनको मौका मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी काबिलियत के आधार पर, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, उनका अनुभव जो रहा राजनीति में, उनका सदनों के अंदर उनकी मैच्योरिटी जो रही, उनका क्षेत्र के में उनके काम रहे, उनके क्षेत्रों में उनका जो काम रहा, इन तमाम चीज़ों को देख करके निर्णय होते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय नेतृत्व को जो मौका ऐसे सिचुएशंस में मुझे दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। नीरज डांगी अपनी बात कह रहे थे कि राज्यसभा के अंदर उम्मीदवार बनने के बाद में किस रूप में वो देखते हैं अपने फैसले को और पार्टी के रीति नीतियों को ध्यान में रखते हुए कैसे वो आगे काम करेंगे, राजस्थान के कौन से मुद्दे उठाएंगे, तमाम बातों पर विस्तार से बात की, कॉकरोच पार्टी पर भी बात की, क्या उनकी राय है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज्यसभा में आप पहुंचेंगे, किस रूप में आवाज़ और बुलंद होगी राजस्थान की, देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी इशिका और मोहित के साथ विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी, जयपुर।